क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं 8 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जो है हमारा फ्री वाला, इसमें सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल जाते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूपीएससी और यूपीपीएससी के जो है पेड ग्रुप चालू हैं। आप लोग 2023 के लिए भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल से पूरा कंप्लीट पेड ग्रुप जो है चलाया जाएगा हमारे साथ। आप लोग जुड़ सकते हैं। 9650347272 पर बात कर रही है, ठीक है। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक है कि भाई साहब, जीतो हो रहा था पुणे में। जीतो क्या है? जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो जैनियों द्वारा चलाया था, इंटरनेशनल लेवल का है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ हो रहा था? पुणे में। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रल सेरेमनी में एड्रेस किया और उसमें जो है उन्होंने एक नई चीज़ दी, अर्थ। अर्थ का फुल फॉर्म उन्होंने वहाँ पे दिया है। क्या दिया है? अर्थ, ई से एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, रिसाइकल, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, ठीक। इन्होंने इसका मतलब भी बताया है। अच्छा, जीतो क्या करता है? वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस इंडस्ट्रीज ये सारे होते हैं। साथ ही साथ इसमें एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसे करनी है, ठीक है ना, नैतिक व्यवसायिक प्रथाओं को कैसे फॉलो करना है, ये देखना है। तो मान लो जीएस पेपर 4 में आप लोग से कभी आता है क्वेश्चन कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर कोई केस स्टडी आती है, तो अब इनका भी यहाँ पर जीतो इस टाइप से भी बता सकते हो, ठीक, कि हम ऐसे कार्यक्रम करें। प्रधानमंत्री जी ने जो अर्थ का वो बताया है फुल फॉर्म, जो है शॉर्ट फॉर्म, EAR, अलग अलग एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, रिसाइकलिंग। तो इसका क्या क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। ई से एनवायरनमेंट, तो मतलब एनवायरनमेंट को बचाओ। ए से एग्रीकल्चर, यानी कि नेचुरल एग्रीकल्चर करो, फार्मिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, ये सब जो है आपका नेचुरल फार्मिंग टाइप से होना चाहिए। आर से रिसाइकलिंग, वही 3R, रीयूज करो, रिड्यूस करो, रिसाइकिल करो। टी से टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए फॉर ऑल। एस से हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में भारत के, और जीतो जो है ये सब एनकरेज करे, इसके लिए बताया गया। तो अर्थ का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री ने दिया है, बताइए क्या क्या है। मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड टूना डे। टूना क्या है भाई साहब? मछली होती है, देखिए इस तरीके की है। और ये 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। इस क्या है? सस्टेनेबल फिशिंग करो भाई साहब। पूरी दुनिया में जो भी फिशिंग होती है, मरीन कैप्चर फिशिंग होती है समुद्र में, तो अगर उसको पैसे कीमत मूल्य के अनुसार अगर देखा जाए तो 20% जो है टूना फिशिंग की को ही पकड़ा जाता है, ठीक। और 8% जो भी ट्रेड हो रहा है, ठीक, उसमें 8% टूना फिशिंग का ही होता है। फिश का मतलब जो है व्यापार होता है। तो अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि इतनी ज़्यादा ये डिमांड में है, तो अब इसको इतना ज़्यादा पकड़ लिया जा रहा है कि ये लुप्त प्राय हो गई है, यानी कि एंडेंजर्ड हो गई है। और इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए जो है 2 मई को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2016 में कहा कि हम वर्ल्ड टूना डे मनाएंगे, ठीक। अच्छा, टूना डे डिमांड क्यों है ज़्यादा? ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है, उसमें मिनरल, प्रोटीन, विटामिन B12 होता है। ये सब इसके एडवांटेजेस हैं और डिमांड है, इसीलिए जो है बेचारी कम होती जा रही है। 2 मई को होता है, ध्यान रखना। सागरमाला प्रोजेक्ट, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है ना, कल पढ़ा था। इसमें बस एक यहाँ पे अपडेट ये है कि जो पढ़ा था हम लोगों ने कि नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हो रही है न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पर जो मंत्री हैं हमारे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज, उन्होंने ये बताया है कि 2035 तक 802 प्रोजेक्ट जो है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत चल रहे हैं, उनको 5.5 लाख करोड़ के जरिए हम पूरा करने की कोशिश करेंगे 2035 तक। बस ये इसमें थोड़ा सा अपडेट है, बाकी सब वही सारी चीज़ें हैं। पोर्ट लेड डेवलपमेंट करना है, कोस्ट लाइन जो 7500 है, और जो हमारे यहाँ वाटरवे का पोटेंशियल है 14,500 का, इन सबको हमें हार्नेस करना है। इसमें यही है कि जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो कम हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े हमारा। 14 अप्रैल 2016 को नेशनल पर्सपेक्टिव यानी कि परिप्रेक्ष्य जो है योजना आई थी, जो कि सागरमाला प्रोग्राम की तरीके से नींव है, 14 अप्रैल 2016 को। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 5 पिलर होते हैं। एक तो भैया पोर्ट हो गया, ठीक, तो नए पोर्ट बनाओ और जो पोर्ट हैं उनको मॉडर्नाइज करो, उसको फिर कनेक्टिविटीज जोड़ो, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, इन सब से, ठीक है। और उसमें वहाँ पे भैया इंडस्ट्री लगाओ पोर्ट के आसपास, जहाँ पे जो ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे गुजरात से जो है जेम्स एंड ज्वेलरी ज़्यादा होता है, तो वहाँ कांडला पोर्ट से जो है इंडस्ट्री जेम्स एंड ज्वेलरी की लगाओ, ठीक है ना। मान लो फिशरीज़ का है तो फिशरी इंडस्ट्रीज लगाओ।
ये चीज़ है। उसके बाद जो है कोस्टल कम्युनिटीज जो रह रही हैं, जो आपके तटीय क्षेत्र में जो समुदाय हैं, उनका विकास करो, सीसीडी होना चाहिए। और पांचवा ये है भाई साहब, कोस्टल शिपिंग, जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे शिपिंग और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये दोनों को करना चाहिए। तो ये 5 पिलर हैं, ठीक। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा जो है ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। अगला टॉपिक है इकोनॉमी संबंधित, यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न देखो एक इस तरीके का मैथोलॉजिकल जो है एक जानवर होता है, ठीक, जिसकी एक सींग होती है, तो एक सींग भी उसको हिंदी में बोल दिया जाता है। तो यूनिकॉर्न वैसे इकोनॉमी के टर्म्स में देखा जाए तो कोई भी नया बिजनेस स्टार्टअप अगर अब जो है $1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ का जो है हो जाता है, तो उस या फिर उससे ज़्यादा का $1 बिलियन से ज़्यादा का हो जाता है, तो हम उसको ऐसा स्टार्टअप जो कि यूनिकॉर्न बन गया है ऐसा बोला जाता है, ठीक। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये मतलब इसकी डेफिनेशन है। भारत में 100 यूनिकॉर्न हो गए हैं, ठीक। हालांकि पीछे अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 100 यूनिकॉर्न तो भारत में हो गए, लेकिन जो प्रॉफिटेबल है वो खाली 23-25% ही है, ठीक। तो सब नहीं प्रॉफिटेबल है। मतलब ये क्या होता है कि इन लोगों ने फंडिंग उठाई, तो उस मान लीजिए 5% जो है इन्होंने अपने स्टेक्स बेचे, जिन्होंने भी बिजनेस चालू किया था, उस 5% स्टेक्स के हिसाब से जो भी इनकी फंडिंग आई, मान लीजिए 20 करोड़ की आई, तो ये कह देंगे कि भैया 5 करोड़ 20% है, तो जो है 20 इंटू जो है 20 कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये 100% करना है, तो 100% की वैल्यूएशन कितनी हो गई? 400 करोड़ हो गई। तो भाई साहब ये जो है 1 बिलियन से ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से निवेश आता है, तो हम ये बोल देते हैं कि हाँ भाई यूनिकॉर्न हो गया है, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन सीधा सा ये पूछ सकता है आपसे कि भारत में जो अभी 100th जो 100वां जो यूनिकॉर्न बना है वो कौन है? वो है ओपन, ठीक। ओपन एक नियो बैंक स्टार्टअप है। नियो बैंक नहीं है, कई लोग को ये कंफ्यूजन है कि नियो बैंक जो है नाम है। नियो बैंक स्टार्टअप जो है नए तरीके का बैंक जो है, जो स्टार्टअप है ओपन नाम से, ओपन बना है भाई 100वां यूनिकॉर्न। नियो बैंक नहीं बना, नियो बैंक कुछ नहीं है, नियो बैंक की कैटेगरी है स्टार्टअप की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इसमें 50 भाई इन्वेस्टमेंट्स में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यूनिकॉर्न जो है, अच्छा इससे संबंधित कौन सी मंत्रालय है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आती है। और भारत में अभी 2022 में देखा जाए तो पहले 4 महीने में 14 यूनिकॉर्न बन सके हैं, ठीक। और दुनिया में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, दुनिया में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो तीसरा सबसे बड़ा है। तीसरा सबसे बड़ा मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है, बताइए पहला और दूसरे पे कौन है, ठीक है। यूएस चाइना ही होंगे, लेकिन पहले दूसरे में कौन है स्पेसिफिकली बताइएगा। अगला टॉपिक है कि नेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट है मतलब कुछ पढ़ाई वढ़ाई होगी, किस चीज़ से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। तो अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि स्किल्स को बढ़ाना चाहता है, यूथ में जो भी पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में और जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक। तो ये भाई कॉलेज वॉलेज टाइप से हो गया। अब ये जो है इंस्टीट्यूशन 5 नए खोले गए हैं आपका, कहाँ? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में, जहाँ पर जो वहाँ के यूथ हैं उनको स्किल किया जा सके, उनको ट्रेनिंग दिया जा सके इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल देखो, बिल्कुल बांट के इस तरीके से पढ़ोगे, ठीक, एक एक शब्द का, तो फिर आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही, तो मंत्रालय कौन सा आ जाएगा? मंत्रालय माइटी आ जाएगा भाई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहीं आएगा, ठीक। तो उसी के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है। कौन से 5 नए खोले गए हैं भाई साहब? डिब्रूगढ़, दीमापुर, जोरहाट, पासीघाट और सेनापति, ठीक। कोई बता सकता है कौन कौन से स्टेट्स में है? इसका पहले नाम था DOE-ACC, अब चेंज होके NIEIT हो गया है, ठीक है, LIT हो गया है। और अभी NECB 2.0 प्रोजेक्ट चल रहा है, वहीं है डिजिटल स्किल बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और फंडिंग भैया MIT ही करता है। और भी हैं NIT सेंटर्स ऑलरेडी वहाँ पर, जैसे कि अगरतला, ऐजवाल, गंगटोक हो गया, गुवाहाटी, ईटानगर, कोहिमा। और डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसमें बहुत बड़ा ये योगदान करेगा। अगला टॉपिक है थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ मतलब आप लोग के सिलेबस वाला टॉपिक है, करंट अफेयर का कोड इकोनॉमी संबंधित। फ्रंट रनिंग, फ्रंट रनिंग अभी क्या हुआ कि एक एक्सिस बैंक जैसे है, तो उसकी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है कई सारी, ठीक। तो म्यूचुअल फंड आपने नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड होता, तो उसमें क्या है कि कई कई निपॉन हो गया, बाकी और भी हैं, IIFL भी हो गया, ठीक है। तो ये कई सारी एसेट को मैनेजमेंट करने वाली कंपनियां हैं। एसेट
क्या है भाई साहब, हमारे आपके जैसे कई लोग जो है पैसा डालते हैं, उस वो पैसे से कुछ जो है इनकम होती है, इसलिए उसको एसेट बोला जाता है। उसको ये लोग मैनेज करते हैं, अपने कुछ फंड मैनेजर बैठाते हैं, और वो फंड मैनेजर भैया शेयर मार्केट में कहाँ पे पैसा लगाना है, कौन से शेयर में लगाना है, उसके हिसाब से जो है पैसा लगाते हैं, आप निवेश करते हैं। तो आपने एक एक्सपर्ट बैठा दिया, आप खुद नहीं देख पा रहे, एक्सपर्ट बैठा दिया। वो एक्सपर्ट जो अपनी एक्सपर्टीज की कुछ दलाली बीच में एक कुछ परसेंटेज कमीशन लेता है, बस इस तरीके से काम होता है। लेकिन फ्रंट रनिंग से संबंधित यहाँ पे करंट अफेयर है। क्या है न्यूज़ में? फ्रंट रनिंग क्या होता है? फ्रंट रनिंग ये होता है भाई साहब, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए किसी कंपनी ABC में, ठीक है, चलिए यहाँ से मैंने बना रखा है उसी बता देता हूँ। कोई एक कंपनी है शेयर मार्केट की, उसमें उसका नाम है ABC। तो अब फ्रंट रनिंग क्या चीज़ है? फ्रंट रनिंग ये है कि आप पहले ही दौड़ जा रहे हो, ठीक, बाकियों से पहले ही दौड़ जा रहे हो, आसान भाषा में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो फंड मैनेजर्स हैं AMC के, एक्सिस वाले, वो क्या कर रहे थे कि मान लीजिए उनको एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि ABC शेयर में उनको जो है कल 1 लाख जो है शेयर खरीदने हैं, ठीक। अब ये इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक में सबके पास नहीं है, इनके पास है, ठीक। ये अपना इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये फंड मैनेजर, कि भाई साहब ABC कंपनी का मान लीजिए आज जो है 8 तारीख है, तो 7 तारीख को इन्होंने जो है शेयर्स खरीद लिए, ठीक। और अगले दिन जाकर AMC के पैसे से, अपने पर्सनल अकाउंट से तो इन्होंने बाय कर लिया ABC का शेयर, ठीक, मान लीजिए 1,000-2 लाख रुपए के या जो भी खरीद लिए। और अगले दिन जाके भाई साहब AMC, जो कॉमन पैसा कई लोगों ने इनके ऊपर ट्रस्ट करके रखा है, उससे जाकर सेम जो है ABC का मतलब शेयर खरीद लिए। अब यहाँ पर ABC से AMC के थ्रू जो खरीदोगे ABC का शेयर, वो तो भाई साहब लाखों क्वांटिटी में होगा, तो उससे क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो ये पहले इन्होंने मान लीजिए 100 रुपये में लिया था, अब 1 लाख खरीदा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई भाई शेयर्स तो उतना ही है ना, ठीक। तो शेयर्स जो है फिर उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे कि ये मान लीजिए 110 रुपये हो गया, तो 10% का इनको मान लीजिए रिटर्न मिल गया, जितना भी इन्होंने पूंजी लगाई, और ये अगले 2-3 दिन में निकल गए। तो ये चीज़ ये लोग कर रहे थे, इसी को फ्रंट रनिंग कहते हैं, और ये इलीगल है। और इसी को जो है सेबी मतलब मॉनिटर करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, की जो है कोई इस तरीके की ना करे। और अभी इन फंड मैनेजर्स को निकाल दिया गया। फ्रंट रनिंग समझ में आ गया ना, पहले वो शेयर खरीद दो ऐसा, जो पब्लिक में इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और फिर जब उसमें जो है खुद से AMC का पैसा लगाओ, तो फिर उसके बाद फिर अपना प्रॉफिट निकाल के निकल जाओ, ये चीज़ है, ठीक। अगला टॉपिक है कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली। देखो पॉलिटी और जो संघवाद है, फेडरलिज्म से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली और केंद्रीय गवर्नमेंट जो है इसके पीछे जो है मतलब बीच में काफ़ी धक्का मुक्की और जो है वो चलती रहती है। तो अभी क्या किस पे चल रहा है कि भाई साहब IAS IPS कौन किसके, ठीक, जो सर्विसेज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, ठीक। तो इससे पहले मैं बता दूं 2018 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में जब 5 या 5 से ज़्यादा जजेस बैठते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई ऐसा जो है इंटरप्रिटेशन देना होता तब ये बैठाई जाती है। तो अभी 2018 में भी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसमें ये कहा गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो भी दिल्ली की जो है मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो जो भी एड एंड एडवाइस बताएगी उसी के अनुसार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जो है उनको काम करना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली देखो एक यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर, इट्स नॉट अ स्टेट, ठीक। तो अब यहाँ पे केंद्र गवर्नमेंट, अब क्योंकि दिल्ली भाई पुदुचेरी तो है नहीं, दिल्ली कैपिटल भी है भारत की, तो इसलिए क्या है कि थोड़ा बहुत इस पर कंट्रोल बनाए रखने चाहती है, सबको नहीं देना चाहती है। जैसे पुलिस जो है वो केंद्र गवर्नमेंट के पास में है, ठीक। तो इस तरीके की 3 चीज़ें जो है केंद्रीय गवर्नमेंट के पास में। तो इस पे केस चला 2018 में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोला था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड एंड एडवाइस पे काम करना है, जो भी दिल्ली की जो है चयनित सरकार है उसके अनुसार, ठीक। तो यहाँ पे बात खत्म हो गई थी। अब उसके बाद फिर बात उस समय बिल्कुल स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया था कि जो सर्विसेज हैं, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही है, उसको कौन कंट्रोल करेगा। तो फिर से भाई साहब ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में, और अभी जो है जस्टिस रमन्ना जी जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जी, उन्होंने कहा है कि हम इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी 5 जज बेंच के पास में भेज रहे हैं। और जो पहले जजमेंट हो गया था वो तो हो गया, जो मैंने आपको बताया। अब इस पे जो है ये देखा जाएगा भाई साहब कि सर्विसेज को कंट्रोल कौन करेगा, ठीक। दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है भाई साहब हम मतलब अगर हमें सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल हमारा नहीं है, ठीक, हम कोई ऑर्डर दें भाई साहब, उसको कार्यान्वित कौन करेगा,
परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होता है? आईएएस आईपीएस ये सारे से होते हैं। तो मान लिया हम कोई ऑर्डर दें वो फॉलो ही ना हो, तो हम ऐसे किंग होंगे जिसका कोई किंगडम ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है? तो ये यहाँ पर जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास में गया है, सब जुडिस है, देखते हैं क्या होता है। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शुक्रयान। शुक्र यानी कि वीनस जो हमारा प्लैनेट है, ठीक। तो यहाँ पर इसरो जो है इस प्लैनेट के इर्द गिर्द ऑर्बिटर भेजेगा। ऑर्बिटर क्या करेगा? इसका एटमॉस्फियर, वायुमंडल और इसके सरफेस को जो है अध्ययन करेगा, ठीक। ये 2024 तक जाने की जो है इसकी संभावना है वीनस पे। ऑर्बिटर उतरेगा नहीं, लैंडर नहीं है, ऑर्बिटर है, इसके जो है उस पे ऑर्बिट पे जो है घूमता रहेगा, वहीं से करेगा ऊपर से ही अध्ययन, ठीक है। तो ये चीज़ें 2024 तक जाना है। गवर्नमेंट की मतलब एक बार हाँ हो जाए तो उसके बाद, ठीक। शुक्रयान 1 जो है ये आपका, अच्छा किसने बताया भाई साहब? ये भी रखो, चेयरमैन को अभी ये नए बने हैं एस सोमनाथ, इसलिए हो सकता है पूछ भी ले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो एस सोमनाथ जो है चेयरमैन है आपका, ठीक। वो सत्य से पहले जो थे वो नहीं है अब, तो ध्यान रखना, नए हैं एस सोमनाथ, ठीक। ये चीज़ है। और नए जो है भाई साहब वो कौन बने वाइस चेयरमैन नीति आयोग के? कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितना याद रहता है आप लोगों को। और वीनस जो है इसका जो एटमॉस्फेयर है भाई साहब बहुत ही डिफिकल्ट है। हालांकि वीनस को अर्थ का जुड़वा बोला जाता है, ट्विन बोला जाता है, क्योंकि साइज वाइज एकदम सेम मतलब है। लेकिन इसका जो एटमॉस्फेयर है, जैसे अर्थ पे क्या है भाई साहब, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, ठीक। कुछ 70-60 के आसपास है, एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रही मुझे। लेकिन यहाँ पर वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब 96.5%। कार्बन डाइऑक्साइड को पता है कि एब्जॉर्ब करती है हीट, तो बहुत ज़्यादा गर्म है। नाइट्रोजन सिर्फ 3.5% है। ग्रेविटी भी अर्थ के मुकाबले देखा है तो कम है, 0.9 जो है टाइम्स है अर्थ की ग्रेविटी के। और जो है इसका एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा, अर्थ के 90 गुना ज़्यादा एयर प्रेशर है। टेम्परेचर भाई साहब समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा? इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे तब भी आप आंसर अप कर ले जाओगे। 465 डिग्री सेल्सियस है। विंड्स 220 माइल्स पर आवर चलती हैं। और इसका जो कोर है, जैसे अर्थ पे क्या होता है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। कोर में भी जो है आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है, जिसमें नीफे होता है, ठीक। आपका ये सीमा है, ठीक, सिलिका और मैग्नीशियम, और ये सियाल है। तो यहाँ पे जो वीनस का कोर है, अब ये पता नहीं है कि ये सॉलिड है कि नहीं है। तो यही सारी चीज़ें जो है इसको हम लोग कर पाएंगे, ठीक। अच्छा, अर्थ की जो इंटीरियर है हमने उसको कैसे जाना भाई साहब, क्या है इसके अंदर क्या नहीं है? हमने खुदाई करी थी क्या? नहीं, सिस्मिक वेव्स के जरिए डाला। अर्थक्वेक वाली जो वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स, उसके जरिए डाला है, जाना है, ठीक है। पीएसएलवी जो होती है, ठीक। अगला टॉपिक जो है वो इंडिया और इटली के बीच में। इंडिया इटली अभी जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने कई सारी बातें हुई, जैसे कि यूक्रेन पे, क्लाइमेट चेंज पे सहयोग पर, स्पेस अंतरिक्ष पे कोऑपरेशन पर, और डिस्कस किया कि इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक। ओवरऑल नहीं, एनर्जी ट्रांजिशन। अच्छा बताइए कमेंट करके, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है भारत का? बहुत बार पूछ चुका हूँ, आएगा भी, देखना है क्वेश्चन। तो ये जो है इस पे बात होगी। और इंडिया में होने वाला था G20 न्यू दिल्ली में, अब इटली एग्रीड हो गया है कि इसको होल्ड करेगा। इंडिया में अब कब होगा? 2023 में होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, और इटली के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन एनर्जी ट्रांजिशन, ये इटली के साथ में। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ में, वो कमेंट करके आप बताओ, 5-6 बार बता चुका हूँ। इसके अलावा और भी जगहों पे बायोफ्यूल, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन गैस ट्रांसपोर्टेशन, इन सब पे जो है पार्टनरशिप हम लोग करेंगे। और कोऑपरेशन ऊपर हम लोगों ने पढ़ ही लिया, ठीक। और एक जॉइंटली जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया इटली का टेक समिट ऑन एनर्जी ट्रांजिशन एंड सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी वही है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यहाँ पर ये देख लेते हैं आपका जो इटली की ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ये किससे टच होता है? फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रिया से, स्लोवेनिया से, ठीक। आपका ये नहीं हो रहा है यहाँ पे टच। एडियाटिक सी इसके ईस्ट में, मेडिटेरियन सी हो गया, सिसली है इसका, ठीक। माल्टा बताइए कहाँ पर है? माल्टा, ठीक। एडियाटिक सी हो गया, और ये जो है इधर, और मतलब ठीक है, मेडिटेरियन सी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रोम इसकी जो है कैपिटल है। यहीं पे वेटिकन सिटी भी है। वेटिकन सिटी दुनिया की मतलब वो भी एक अलग कंट्री है, इसी के अंदर आती है। तो टच अगर पूछा जाए तो भाई वेटिकन सिटी भी आंसर में आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है यूपी स्पेशल हो गया भाई साहब, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक। तो किसी क्षेत्र में ट्रांजिट सिस्टम, ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएंगी, तो सिस्टम बनाया गया। अभी कहाँ पे बना है? ये पहला जो बनाया गया भारत का, वो चल रहा है
दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है यूपी के लिए। यूपी स्पेशल में पूछ सकता है, यूपी पीएससी पूछ सकता है। 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, 17 किलोमीटर लॉन्ग जो साहिबाबाद से दुहाई के बीच में है, वहाँ पर काम चल रहा है। 2023 तक हो जाएगा कंप्लीट, ओवरऑल 2025 तक कंप्लीट होगा। ठीक, तो देख रहे हो यहाँ सराय काले खां से ऐसे चले साहिबाबाद, मुरादनगर, मोदी नगर और फिर मोदीपुरम मेरठ, यहाँ तक जाएगा। 82 किलोमीटर तक है, 25 स्टेशन होंगे और ये IRTS देश का पहला ही है। ठीक, 82 किलोमीटर 55 मिनट में हो जाएगा, फ्रॉम मेरठ टू जंगपुरा से चलेगा ये। ठीक, तो ये ध्यान रखना। और इसमें ट्रेनें भाई साहब जो है आपका एल्स्टॉम्स से आ रही हैं, सेल्वी प्लान इन गुजरात। ठीक है, और इंडिया की पहली ट्रेन ये आपकी अभी आ जाएगी यहाँ पर दुहाई डिपो में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, वहीं पे इसकी मेंटेनेंस ऑपरेटन ये जो है संचालन ये सब वहाँ पे ही होगा। मेक इन इंडिया होगा और ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है। लैपटॉप चार्जिंग, कई सारी इसमें फैसिलिटीज़ होंगी। ये था आज का आपका करंट अफेयर। अगर पसंद आता है और आप मुझे चाहते हो कि प्रोत्साहन मेरा करें, तो आप लोग कम से कम, आप लोग से अपील है कि एक लोगों खुद और बाकी एक लोगों से लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, करवाएं, शेयर जरूर करें। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर जरूर करिए। पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक लाइक करके पहुंचाएं, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं।